आज के जुआ बहुत जल्दी में है, जल्दी में कैसे धन इकट्ठा हो जाए, जल्दी में पद कैसे प्राप्त हो जाए, बेशक रास्ता चाहे गलत ही चुनना पड़े, आज के जुआ यही इसी में फंसे हुए हैं। में शुरुआत किए उस दौर की राजनीति और आज हम लोग 2023 में इस श्रावण मास में बैठे हुए हैं, तो अभी की राजनीति में कितना अंतर देखते हैं और क्या लगता है फिर से लोकतंत्र स्वच्छ होगा या नहीं होगा? इसी में विकृति हुई है तमाम दलों में, जो ये खेल चल रहा है धनबल बाहुबल का, तो इस खेल से आपकी पार्टी क्या अभी तक वंचित है? इसमें ईमानदार लोग जो होते थे उनके थोड़ा समाज में कदर होते थे। आज जो है ईमानदार लोगों की कदर नहीं है, दिखावा आजकल ज़्यादा हो गया है। उस समय के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने आते थे वो एक गाड़ी लेकर के और सिर्फ वोटर से संपर्क करते थे, और आज की हालत है कि 100-150 गाड़ी का काफिला जो है चलता है। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज नए मेहमान के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं राजेंद्र सिंह नाम हुआ, कॉमरेड राजेंद्र सिंह के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हैं और जिला परिषद का भी चुनाव लड़े हैं, मुखिया का भी चुनाव लड़े हैं। हम पूरी कहानी जानेंगे इनसे। सबसे पहले स्वागत है चैनल में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग जो कार्यक्रम चलाते हैं संघर्ष की अधूरी दास्तां, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो राजनीति में आ रही है वो किन किन बातों का ध्यान रखे जिससे उसका जीवन बर्बाद नहीं हो, वो सिर्फ नेता बनते ना रह जाए, उसे सफलता मिले, और जो राजनीति है जो आज गंदी हो गई है उसे साफ किया जा सके। तो इसके लिए हम अपने पुराने लोगों को, पूर्वजों को सुनते हैं, जानते हैं और युवाओं को मार्गदर्शन मिले, इसका प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा कि आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी रही? मैं स्नातक पास हूँ पंजाब विश्वविद्यालय से। मैं अपनी नौकरी के दौर में स्नातक किया था। स्नातक किया था। पूर्व सैनिक भी रहे हैं जी। तो पूरी बात हम लोग करेंगे। आप राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब प्रवेश किए उस समय क्या उम्र था और कब प्रवेश किए? मैं जब हाई स्कूल का छात्र था तभी से मैं राजनीति में रुचि रखने लगा था जी। और हाई स्कूल करने के बाद मैं सक्रिय राजनीति में आ गया। मेरे घर में बहुत अभाव था, पढ़ाई करने की कॉलेज में बहुत इच्छा थे, लेकिन पैसे के अभाव में मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, कॉलेज का शिक्षा नहीं ले पा रहे थे। लेकिन मैं नौकरी के दौर में अपनी शिक्षा को पूरा किया जी। और पटना विश्वविद्यालय से मैं इंटरमीडिएट किया और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से मैं स्नातक किया। किस पार्टी से सबसे पहले आप जुड़े? मैं जिस पार्टी से जुड़ा वो उससे आज तक लगा हूँ जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस ज़माने में जब मैं हाई स्कूल का छात्र था उसका काफ़ी जोर तक था, आंदोलन वगैरह चलता था और मैं कभी कभार आंदोलनों में भी हिस्सा लेता था। और उनके उद्देश्यों के बारे में जब मुझे बताया गया तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा जीवन जो है आगे जो मनुष्य के जीवन में कठिनाई कम कर सके जी, ऐसी शासन व्यवस्था जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी दे सकती है। बिल्कुल। और इसी विश्वास के साथ मैं इसके साथ जुड़ गया और आज तक जुड़ा हूँ। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हुए, पत्रकारिता भी किए आप? हाँ जी, पत्रकारिता भी किया। उसके बाद आप नौकरी में चले गए। उसके बाद नौकरी में जाने का क्या किस्सा था? नौकरी में चूँकि परिवार में आर्थिक बहुत अभाव था जी। कुछ जगह ज़मीन तो था लेकिन उससे काम नहीं चलता था। परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था
और परिवार का हमारे ऊपर काफ़ी दबाव था जी नौकरी करने के लिए, जी और इस वजह से मुझे अपना फैसला जो है बदलना पड़ा। मुझे नौकरी में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा, और मैं ज़्यादा दिनों तक नौकरी नहीं किया। जब पेंशन प्राप्त होने के करीब हो गया नौकरी, जी तो मैं नौकरी से अलग भी हो गया, यानी तरीके से अलग हुआ, कानूनी तरीके से। और हमको भरोसा हो गया कि मैं पेंशन प्राप्त कर सकता हूँ। बिल्कुल। और उस समय थोड़ा हमारे साथ एक कठिनाई हुई है कि मैं मेडिकल कैटेगरी डाउन हो गया था, जी तो हमें अगला प्रमोशन जो है नहीं मिल सकता था। हमें बताया गया कि आपको बगैर प्रमोशन के इसमें नौकरी कर सकते हैं आगे, लेकिन हमने बगैर प्रमोशन के जूनियर बनकर के नौकरी करना पसंद नहीं किया, इसलिए हमने छोड़ने का। आप एयरफोर्स में थे? हाँ, एयरफोर्स में। जी। उसके बाद फिर आए आप राजनीति में सक्रिय हो गए? फिर आकर के नौकरी के लिए प्रयास किया। हमारे पुराने साथियों का दबाव था कि आप राजनीति फिर कीजिए। सबसे पहला चुनाव कौन सा लड़े आप? मैं मुखिया का चुनाव लड़ा है। सबसे पहला चुनाव आप? हाँ। आपके जीवन का सबसे पहला चुनाव मुखिया का है? हाँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद? एक बार पैक्स का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। पैक्स अध्यक्ष रहे हैं आप? हाँ जी। और मुखिया का चुनाव पहली दफ़ा मैं 2001 में लड़ा था। अच्छा अच्छा। उसके बाद 2015 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2015 में? 15 में। निर्दलीय लड़े थे या पार्टी के टिकट पर? पार्टी टिकट पर। कम्युनिस्ट पार्टी के? हाँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ हाँ। जी पार्टी टिकट पर चुनाव लड़े हैं। जी। सिंबल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसुआ वाली छाप था। तो चुनाव जीतने का हमें कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ जी। लेकिन हम ज़्यादा उससे दुखी भी नहीं हुए कभी। जी। हम परिस्थिति को समझते थे कि क्या परिस्थिति है और उसमें हमारी क्या हमारी स्थिति क्या है। जैसे कि किसी बड़े सदन का हिस्सा नहीं बन पाए, हम्म। तो आपके नज़र में वो प्रमुख कारण क्या रहा कि आप चुप गए? जो आज राजनीति में जो विकृति आई है, जातिवाद और ये पैसे का सवाल जो है, ये प्रमुख कारण है। और आजकल हर राजनीतिक दल जो है जनता को जातियों में बांट दिया है। हर लोग जो है, अब आमतौर पर मैं जिस वर्ग से आता हूँ तो ये भाजपा समर्थक हो गया है वर्ग। अच्छा। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते उसका वोट जो है हमको नहीं मिल सकता था। कुछ मिला, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन जो बहुमत जनता का वोट होना चाहिए वो नहीं हुआ। जी। दूसरी बात, जो अगले और पिछड़े की जो है आजकल एक माननीय माहौल बना हुआ है, उसमें भी हम पीछे रह गए, क्योंकि पिछड़े जमात का हमको समर्थन ज़्यादा नहीं मिला। तो और अगले और पिछड़े के नाम पर कैंडिडेट भी दूसरे चुनाव लड़ रहे थे जी। तो उन लोगों ने अगले और पिछड़े का लाभ उठाया और हमको दोनों के बीच का रास्ता पिछड़ा ने हमको अपना नहीं समझा और अगड़ा ने ये माना कि ये पिछड़ों की बात करता है, ये मेरा। हाँ, यही हुआ कि अगला जो है हमको पिछड़ा समर्थक माना और पिछड़ा जो है हमको अगला माना। लेकिन उसमें के समझदार लोगों का, दोनों वर्ग के समझदार लोगों का समर्थन हमारे साथ था। बिल्कुल। और हम उस चुनाव में भी 3 नंबर पोजीशन में रहे। उस समय कौन विधायक बने थे? उस समय हेमनारायण प्रसाद चुनाव जीत गए 2015 में। जी। हेमनारायण प्रसाद जो पिछड़ा वर्ग के समर्थन के बल पर चुनाव लड़ रहे थे जी।
और जदयू के उम्मीदवार थे। जी जदयू और राजद का आपस में गठबंधन था। जी तो गठबंधन की राजनीति का एक सबसे बड़ा हमको लगता है कि अच्छा पहलू भी है और बुरा पहलू भी है। बुरा पहलू यह है कि उसमें जो अपने को किसी गठबंधन के साथ जोड़ देता है जी तो वो ये भला और बुरा नहीं समझता कि ये कैंडिडेट अच्छा है या गठबंधन अच्छा है कि या नहीं है। उससे कोई दूसरा अच्छा भी उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन उसको लोग वोट नहीं देते हैं, गठबंधन के साथ चले जाते हैं। आप जब राजनीति में शुरुआत किए उस दौर की राजनीति और आज हम लोग 2023 में इस श्रावण मास में बैठे हुए हैं, तो अभी की राजनीति में कितना अंतर देखते हैं और क्या लगता है फिर से लोकतंत्र स्वच्छ होगा या नहीं होगा? देखिए, लोकतंत्र उस समय अभी आज लगभग 55 साल पीछे हम जाएंगे जब राजनीति शुरू किए थे उस समय और आज में भारी अंतर आ गया है। लोकतंत्र आज भी है। लोकतंत्र आज लोग कहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा कर रहा दावा करता है। लेकिन ये परिस्थितियों का जो बदलाव है उसमें मतलब ईमानदारी की भारी कमी हुई है। अब आज उस ज़माने में ईमानदार लोग जो होते थे उनके थोड़ा समाज में कद्र होते थे। आज जो है ईमानदार लोगों की कद्र नहीं है, दिखावा आजकल ज़्यादा हो गया है। उस समय के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने आते थे वो एक गाड़ी लेकर के और सिर्फ वोटर से संपर्क करते थे, और आज की हालत है कि 100-150 गाड़ी का काफिला जो है चलता है। यानी आज बड़े पैसे वालों का बोलबाला है। बड़े पैसे वाले ही चुनाव मैदान में जो है टिक सकते हैं और जनता उन्हीं के प्रति आकर्षित हो जाती है। आज का हुए राजनीति में आप अपनी पार्टी को कैसे देखते हैं? हम लोग तो आगे मतलब जनता से पैसा लेते हैं। जब भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो हम आम जनता से चंदा मांगते हैं। अभी जो राजनीति में विकृति हुई है, तमाम दलों में जो ये खेल चल रहा है धनबल बाहुबल का, तो इस खेल से आपकी पार्टी क्या अभी तक वंचित है? इसमें निश्चित बची हुई है। निश्चित बची हुई। हाँ, इसमें हम दावा के साथ कह सकते हैं इक्के दुक्के बात कोई गलत आदमी घुस आता है, इसमें भी हम नहीं कह सकते हैं कि टोटल हम 16 आना 100% दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम बाकियों से बेहतर है। बाकियों से बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो मत नहीं। एक आखिरी प्रश्न हम लोग लेंगे कि अभी जो युवा आ रहे हैं, एक बड़ा संख्या युवाओं का युवा नेता बनने का एक होड़ चला है, लेकिन सच्चाई यह है कि धनबल और बाहुबल के सामने ये युवा नेता फिसल जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। उन युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? हम तो यही कहे हैं, युवाओं में जो नैतिकता होनी चाहिए, जिसके बल पर इस देश और हमारा समाज मजबूत हो सकता है, वो युवाओं को उस रास्ते पर चलना चाहिए। आज के युवा बहुत जल्दी में है, जल्दी में कैसे धन इकट्ठा हो जाए, जल्दी में पद कैसे प्राप्त हो जाए, बेशक रास्ता चाहे गलत ही चुनना पड़े, आज के युवा यही इसी में फंसे हुए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है, हमारे समाज में जो विकृति आ रही है, इस विकृति से बचने के लिए ज़रूरी है कि समाज में नैतिकता पैदा होना चाहिए, और ख़ास करके बदलाव तो युवाओं के द्वारा ही होता है हमेशा। और युवा जो है ये अनैतिक कार्यों में जो फंस जाते हैं भ्रमवश, हम यही उनको संदेश देना चाहेंगे कि समाज में बदलाव अगर वो सचमुच चाहते हैं और देश में सही दिशा में बदलाव चाहते हैं तो उनको जो है सबसे पहले नैतिकता पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल। अभी आपकी उम्र क्या होगी? हम 74 साल के हो गए। 74 साल हो गया आपका? हाँ। अभी भी आप
कहीं कार्यक्रम में जाने वाले थे। हाँ, इस उम्र में भी सक्रियता बनाए रखे हैं आप। हमारी इच्छा है अपने जी। कि जीवन के आखिरी दिन तक जो है हम सक्रिय रहें। बस अब पता नहीं, हम नहीं जानते हैं कि प्रकृति जो है हमारे साथ क्या न्याय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आज के इस अंक में भगवानपुर हाट के सुघरी गांव के राजेंद्र जी थे हमारे साथ। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहें ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।